प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आलोक चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कन्वीनर ऑफ ज्योग्राफी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पृथ्वी के अंतर्जात बल कौन से हैं और बहिर्जात बल कौन से हैं। यानी हमने डिस्कस किया था एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं या पृथ्वी के जो अंतर्जात बल हैं उनसे धरातल पर विषमताएं उत्पन्न होती हैं, और जो बहिर्जात बल हैं उनसे समानताएं स्थापित होती हैं या उनको समता स्थापक बल भी कहते हैं। इसी क्रम में हम आगे डिस्कस करते हैं कि अनाच्छादन, डेनुडेशन, एक भौतिक भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है या हम कह सकते हैं शब्द है, तकनीकी शब्द है। यह क्या होता है? तो आज हम इसी शब्द के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। जो हमारा आज का लेक्चर है प्रिय विद्यार्थियों, उसका उद्देश्य है कि मैं आपको ये बता सकूं कि अनाच्छादन होता क्या है, अपक्षय क्या होता है, अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर क्या होता है, और वो कौन से कारक है जो अपक्षय एवं अपर्दन को प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अनाच्छादन की बात की और उद्देश्यों में बताया कि हम अपक्षय और अपर्दन में अंतर के बारे में जानेंगे। इससे आपको यह तो सहज ही अनुमान हो गया होगा कि अनाच्छादन का संबंध कहीं न कहीं अपक्षय और अपर्दन से है। तो अपक्षय क्या है और अपर्दन क्या है, इसकी मैं आपको थोड़ी तकनीकी परिभाषा यहां बताना जरूरी समझूंगा। देखिए, जो आंतरिक शक्तियां होती हैं पृथ्वी की, वो धरातल पर असमानताएं उत्पन्न करती हैं, यह तो आपको पता ही है। और यह जो असमानता स्थापित करने वाली जो शक्तियां हैं वो दो तरीके से कार्य करती हैं। अपक्षय में क्या होता है, जब चट्टानें भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों से अपने स्थान पर टूट फूट जाती हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं हम लोग अपक्षय कहते हैं। अपक्षय है वो आंतरिक शक्तियों द्वारा जो असमानताएं उत्पन्न की गई हैं उनको कम करने या समाप्त करने की, या कहें हम समता स्थापित करने की प्रक्रिया है। अब अपक्षय हो गया कि चट्टानों को अपने स्थान पर ही ये टूटती हैं विभिन्न कारकों से। इन कारकों के बारे में अभी विस्तार से जानेंगे। अब अपक्षय से जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े खंडित हुए हैं वो गतिवाही शक्तियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। यह प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। तो यहां तक आप इस चीज को समझ गए होंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अपक्षय है जिसको हम वेदरिंग कहते हैं, वो स्टैटिक है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, डायनेमिज्म नहीं है, जबकि अपर्दन की प्रक्रिया है उसमें गति होती है। चट्टानें अगर अपने स्थान पर टूट रही हैं तो वो अपक्षय है, पर अगर उनमें मूवमेंट हो रहा है तो वो अपर्दन है। अपर्दन के अंतर्गत परिवहन तथा निक्षेप की क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। अपर्दन के द्वारा उच्चावचों का निम्नीकरण होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, निक्षेप जो सामान्य अपने बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो निक्षेप का मतलब है जमा होना। जैसे आप देखेंगे कि जो हवा में मिट्टी होती है वो दूसरी जगह जाके जमा हो जाती है, या हिमानी द्वारा कुछ चीजें निक्षेप होती हैं। समुद्र तट पे आप देखेंगे कि समुद्र की लहरों द्वारा कुछ चीजें समुद्र जो ओशियन बीच है वहां डिपॉजिट कर दी जाती हैं। नदी के किनारे आप काफी चीजें जैसे मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है जमे हुए देखते हैं, तो उनको हम जो सम्मिलित रूप से निक्षेप कहते हैं भूगोल में या जियोमॉर्फोलॉजी में। तो अब मैं समझता हूं कि आप लोगों को मैं बता सकता हूं कि जो अपक्षय और अपर्दन है यानी कि वेदरिंग और इरोजन है, इसके कलेक्टिव इफेक्ट को, सामूहिक प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, अनाच्छादन या अनावृतीकरण। ठीक है, हो सकता है हिंदी में थोड़ा आपको कठिन लगे ये शब्द, तो इसलिए आप इनके लिए इंग्लिश टर्म यूज कर सकते हैं, डेनुडेशन। अब जैसा कि हमने कहा कि आंतरिक शक्तियां असमानताएं उत्पन्न करती हैं, बाह्य शक्तियां दो वर्ग की होती हैं। एक स्टैटिक है जैसा मैंने आपको बताया था कि जो वेदरिंग है, और दूसरी है हमारी अपर्दन है जिसको इरोजन कहते हैं। एक में एक स्थायी है, दूसरी गतिशील है। तो जो स्टैटिक है उसमें क्या क्या आते हैं कि चट्टानें हैं, इनका डिकम्पोजिशन हो जाए। ठीक है, वो किस तरीके से हो सकता है, फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं उसके ऊपर। फिजिकल फैक्टर्स कैसे कि आप मान लीजिए किसी चट्टान का में अलग अलग प्रकार के खनिज हैं,
तो ये आपको पता होगा कि उनकी जो सूर्य ताप है उसके अवशोषण और उत्सर्जन की क्षमता भी अलग अलग होती है, या कह सकते हैं हम उनकी डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग होती है, जिससे उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्रैक्स के कारण फिर वो चट्टानें वो टूट फूट होती है। या इसी तरह इसके अगर ये हिमानी क्षेत्र है तो उन दरारों में बर्फ जम सकती है, तो उसकी वजह से टूट फूट हो सकती है, पर ये स्टैटिक है। अब अगर गतिशील की बात करें, जो अक्षय से जो मटेरियल पैदा हुआ वो ट्रांसपोर्ट होगा, उसका वो कैसे होगा, वो अपरदन की शक्तियों से होगा। वो शक्तियां कौन सी हो सकती हैं? हवा हो सकती है, वो हिमानी हो सकती है, समुद्र की तरंगें हो सकती हैं, अ, वाहित जल हो सकता है, या भूमिगत जल हो सकता है। तो इनके द्वारा, इन शक्तियों द्वारा क्या होता है, भूपटल को घिसा या काटा जाता है। इस प्रक्रिया को हम अपरदन कहते हैं। अब क्या है, जो अक्षय और अपरदन की प्रक्रिया है, ये पृथ्वी पर निरंतर चलती रहती है। ये किसी स्थान पर आप देखेंगे कि अक्षय प्रभावी है, किसी स्थान पर अपरदन प्रभावी है, परंतु ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो नियमित रूप से गतिशील रहती हैं, क्रियाशील रहती हैं। इनको डायनेमिक प्रोसेसेस भी कहा जाता है कंबाइंडली। ये कुछ ज्योग्राफर्स हैं, या हम कहें जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, जिनके द्वारा तकनीकी रूप से अनाच्छादन की परिभाषा दी गई है। तो एक तो आप जानते हैं एफ.जे. मॉन्कहाउस, बहुत बड़े कार्टोग्राफर हैं, उनकी परिभाषा है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और सामान्य शब्दों में, अगर आप बहुत ज़्यादा तकनीकी शब्दों में नहीं जाएं, अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से नहीं, सिर्फ भूगोल के हिसाब से इसे देख रहे हैं, तो आप प्रोफेसर सविंदर सिंह की जो डेफिनेशन है कि अनाच्छादन स्थैतिक है एवं गतिशील दोनों शक्तियों का योग है। यानी अनाच्छादन में स्थैतिक एवं गतिशील दोनों शक्तियां समाहित होती हैं। इस प्रकार विभिन्न जो परिभाषाएं हैं और जो हमने डिस्कशन किया है, उसको समरी में हम ये कह सकते हैं कि अनाच्छादन में स्थैतिक एवं गतिशील या अपरदनकारी शक्तियों का संपूर्ण कार्य सम्मिलित होता है। अतः अनाच्छादन का क्या है, यानी कि वेदरिंग प्लस इरोजन इज इक्वल टू डेनुडेशन। अब हम इनको थोड़ा तकनीकी रूप से समझेंगे। आप समझ गए हैं कि अक्षय का मतलब क्या है, वेदरिंग का मतलब क्या है। अब आप देखिए कि अक्षय में क्या है, चट्टानों का विघटन, डिसइंटीग्रेशन तथा डीकम्पोजिशन। आप इन दोनों शब्दों को बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। डिसइंटीग्रेशन मतलब एक चीज है, वो उसके अलग अलग टुकड़े निकल रहे हैं। डिवियोजन में क्या है, वो एंटिटी तो एक है पर उसका अंदर ही अंदर उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ आप समझ रहे होंगे कि डिसइंटीग्रेशन है भौतिक क्रियाओं द्वारा होता है, जैसे ताप है, तुषारपात है जल द्वारा, जबकि डिकम्पोजिशन है इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ऑक्सीडेशन है, कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है, उससे चट्टानों के कण ढीले पड़ जाते हैं। हिंदी में हम इसे वियोजन भी कहते हैं। अब अक्षय के भेद हैं, अक्षय के 3 प्रमुख भेद हैं। वैसे अगर हम थोड़े माइक्रो लेवल पे जाएं तो कई और भी हो सकते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन हो सकता है। पर और किसी भी जगह पे ये अलग अलग एक अक्षय की प्रक्रिया कार्य कर सकती है, एक प्रकार कार्य कर सकता है, एक से अधिक कर सकते हैं, या कईयों का समूह भी कर सकता है। तो 3 प्रकार के हैं, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब हम इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा समझ लेते हैं कि असल में भौतिक अक्षय क्या है। तो आप कैसे इस चीज को लिखेंगे और बताएंगे। आप इसमें कहेंगे कि इसमें रासायनिक परिवर्तन कुछ नहीं होता है, चट्टानें अपने स्थान पर टूटती फूटती हैं, इसीलिए टूटना, विखंडन, विच्छेदन, डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ये हो गया हमारा भौतिक अक्षय। अब इसके उलट हम चलते हैं रासायनिक अक्षय में। इसमें टूट फूट नहीं होती है, पर चट्टानों का क्या क्षय होता है, इसलिए इसे रासायनिक अक्षय कहते हैं। इसमें क्या, जो केमिकल कंपोजिशन है रॉक्स का, वो चेंज होता है, जिससे धीरे धीरे चट्टानें कमजोर होती हैं तथा ढीली होती हैं, उनके कण ढीले होते हैं और वो अपने स्थान पर ही टूट जाते हैं। तो इसलिए इसे हम कहते हैं रासायनिक अक्षय। अब जैविक अक्षय, इसमें क्या होता है, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का योगदान होता है। हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम भी अक्षय में कहीं न कहीं अक्षय को प्रभावित करते हैं, और हम लोग अपरदन को भी प्रभावित करते हैं। आप जानते हैं कि मानवीय गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जब से हम कहीं औद्योगिक क्रांति और उसके बाद के समय से जो मनुष्य का इंटरफेरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अभी कह सकते हैं कि जैव अक्षय ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा ना हो, पर इसका जो प्रभाव है या इम्प्लीकेशंस हैं, प्राकट्य है, वो बहुत ही प्रभावी है, बहुत महत्वपूर्ण है और सहज ही दिखाई देता है। जैसे आप देखते होंगे कि नदी के किनारों पे कहीं बाढ़ का खतरा है, या कहीं भूस्खलन है,
तो कहीं हम हिली एरिया में, चट्टानी एरिया में कुछ निर्माण कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ भूस्खलन वगैरह अब काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, हिमानी एरिया में एवलांसेस आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो डेनुडेशन की प्रक्रिया है उसमें मुख्य रूप से अपरदन में एवं अक्षय दोनों में ही जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनका भी काफ़ी योगदान है। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अपक्षय के 3 प्रकार हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो ज़ाहिर सी बात है इनको प्रभावित करने वाले कारक भी अलग-अलग होंगे। जो अपक्षय को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं वो हैं चट्टानों की संरचना है, उस क्षेत्र की क्लाइमेट है, रिलीफ है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है। ये वो कारक हैं जो अपक्षय को प्रभावित करते हैं। अब सबसे हम पहले बात करते हैं चट्टानों की संरचना अपक्षय को कैसे प्रभावित करती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि विभिन्न चट्टानों का रंग अलग हो सकता है, उनकी जो मिनरल कंपोजिशन होता है वो अलग हो सकता है, उनकी पोरोसिटी अलग हो सकती है। तो मैं बताया था कि जैसे हिमानी एरिया है, वहाँ मान लीजिए कि चट्टान की दरारों में फ्रॉस्ट एक्शन हो रहा है, वहाँ पानी जम जा रहा है, फिर वो दबाव डाल रहा है, कण ढीले पड़ रहे हैं, हवा से वो कण दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इस तरीके से भी वो चट्टानों का अपक्षय होता है। डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग से भी होता है। और जो पोरोसिटी परमिएबिलिटी है उन रॉक्स में केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है, तो इस तरह चट्टानों की जो स्ट्रक्चर है वो वेदरिंग को काफ़ी कंट्रोल करती है, काफ़ी प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं जलवायु की। जैसा कि आपको पता है कि तापमान है और वर्षा है, दोनों ही जलवायु के कंपोनेंट हैं। तो जैसा मैंने कहा डिफरेंशियल कूलिंग हीटिंग बनाई थी, वो उन क्षेत्रों में है जहाँ तापांतर बहुत अधिक है। और केमिकल वेदरिंग के लिए आप जानते हैं वर्षा महत्वपूर्ण होती है। तो जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि जिन भागों में कम वर्षा होती है एवं अधिक तापमान पाए जाते हैं, वहाँ दैनिक तापांतर अधिक होगा। ऐसे स्थानों पे क्या होगी, भौतिक अपक्षय होगी। और इसके अगर हम उल्टा करें, ऐसे स्थान जहाँ टेम्परेचर तो कम है पर बर्फ बहुत गिरती है, वहां पर फ्रोस्ट एक्शन के कारण, तुषारपात के कारण भी भौतिक अपक्षय होता है। अच्छा, जिन भागों में वर्षा अधिक होती है वहां तथा उच्च तापक्रम पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में आप समझ सकते हैं कि तापमान भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, तो केमिकल वेदरिंग ज्यादा होगी। ये एक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जाता है कि केमिकल वेदरिंग किस प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में प्रभावी होती है। होती तो सब जगह ही है, पर मुख्य रूप से प्रभावी वहीं होती है जहां तापमान एवं वर्षा दोनों उच्च होते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है। तो ये आपको पहले बताया था मैंने किस प्रक्रिया में जो मिनरल कंपोजिशन है वो चेंज होता है रॉक्स का, इसकी वजह से वो केमिकल वेदरिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि जिस चट्टान की या जिस धरातल की पे वेदरिंग हो रही है तो वहाँ उसका ढाल कैसा है। आप समझ सकते हैं कि जिस ढाल पे ढाल स्टीप होगा तो चीज़ें ऊपर से नीचे जल्दी गिरेंगी, जेंटल ढाल होगा, सामान्य ढाल होगा तो मूवमेंट कम होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ स्लोप है या जो रिलीफ है उसका स्लोप कितना है वो भी वेदरिंग को प्रभावित करता है। अब वनस्पति का प्रभाव आप देखेंगे कि जहाँ धरातल वनस्पति आवरण विहीन होता है वहाँ वायु अपर्दन काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में है, वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं होता तो फिजिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार जो हमारे जहाँ हमेशा ग्लेशियल एरियाज हैं, जहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ भी भौतिक अपक्षय काफ़ी होता है। अच्छा, जिन भागों में आर्द्र जलवायु होती है वहाँ वनस्पति काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फिर वनस्पति क्या है कि वो पौधे के पत्ते नीचे गिरते हैं, केमिकल रिएक्शन से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जीव पैदा होते हैं, वेदरिंग को शुरू करते हैं, तो इससे केमिकल वेदरिंग होती है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ वेजिटेशन कम है वहाँ भौतिक अपक्षय प्रभावी रहता है एवं जहाँ वनस्पति ज़्यादा है वहाँ रासायनिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावी होता है। अपरदन के बारे में हमने बात की। अभी तक तो था कि चट्टान के टुकड़े हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकल वेदरिंग से हो रहे हैं, चाहे वो केमिकल वेदरिंग से हो रहे हैं और चाहे बायोलॉजिकल वेदरिंग से हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं वो जो टुकड़े हुए हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट कैसे करते हैं, यानी कि वो जाते कैसे हैं। तो जाहिर सी बात है उनको मूवमेंट के लिए किसी मीडिया की ज़रूरत होती है, किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, तभी तो मूवमेंट करेंगे। तो उन माध्यमों की क्रियाविधि क्या है उसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि इरोजन होता क्या है, अपरदन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जो अपक्षय से जो चट्टानों के टुकड़े हैं उनका अपने स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन है वो अपक्षय कहलाता है। अपक्षय के कई रूप हो सकते हैं, जैसे एब्रेशन है। इसमें क्या है, जो चट्टानों के टुकड़े हैं वो आपस में एक दूसरे से
घिसते हैं, एक दूसरे को टक्कर खाते हुए चलते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं एब्रेशन या अपघर्षण। जैसे हिमानी हवा तथा समुद्री लहरें में भी अपघर्षण का कार्य करती हैं। दूसरा है एट्रिशन। अपघर्षण की तरह इसको सन्निकर्षण भी कहते हैं। अपघर्षण की तरह सन्निकर्षण का कार्य भी नदी, हिमनदी तथा सागरीय लहरों द्वारा किया जाता है। जो सैल खंड है आपस में टकराते हैं, जिससे ये बारीक होते रहते हैं। एब्रेशन में क्या था, वो दूसरे से टकराते हैं। एक कण है वो जाके दूसरे टकराया है, दूसरा कण स्थैतिक है। पर यहाँ सन्निकर्षण में क्या, दोनों मूवमेंट कर रहे हैं पर आपस में टक्कर खाते हुए चल रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं। कोरोसन है, इसमें क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जल योजन होता है और जो उनकी खनिज तत्व है गुलकर चट्टानों से अलग हो जाते हैं। तो यह जो संधारण के इसको कहते हैं कोरोसन की प्रक्रिया है, ये बहते हुए जल तथा भूमिगत जल में काफी होती है। हाइड्रोलिक एक्शन, इसमें क्या है, केमिकल एक्शन नहीं होता है जल का। इसमें जल, आप मान लीजिए कि फिजिकली जल कैसा कर सकता है, कि जो आप सब समझे यांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें केमिकल जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी नहीं है कि जल दबाव डाल के किस तरीके से चट्टानों को हटा ले जाता है, बहा ले जाता है। डिफ्लेशन की प्रक्रिया है, इसमें क्या है, ये मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। इसमें वायु अपने साथ ढीले पड़े हुए, जो अक्षय से ढीले हुए पदार्थ हैं, उनको अपने साथ बहा ले जाती है और एक गड्ढा बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डिफ्लेशन। अब निक्षेपण, मैंने जैसा आपको बताया था कि ये जो चीजें अक्षय से पैदा हुई और अपरदन से प्रवाहित की गई, वो किसी जगह इकट्ठी भी तो होती होंगी। उस प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण। की जब चीजें अक्षय से पैदा हुई, अपरदन से उनकी में गति आई और वो कहीं एक जगह जाके जमा हो रही हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डिपोजिशन। अब अक्षय और अपरदन में मैंने आपको बहुत विस्तार से अंतर बताया, फिर भी चूंकि परीक्षा में तो आपको पॉइंट से और दोनों में अंतर करते हुए लिखना होता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको मैं वन लाइनर डिफरेंसेस आपको कुछ दे सकूं। तो मैंने कोशिश की है 4-5 पॉइंट में, आप इनको देख सकते हैं कि अक्षय है वो छोटे क्षेत्र में कार्य करता है, अपरदन बड़े क्षेत्र में हो सकता है। अक्षय में मूवमेंट नहीं होता है, अपरदन में मूवमेंट होता है। तो इनमें क्या अंतर है, क्या कोई एक दूसरे पे निर्भर है या नहीं है, तो आप ये लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं और परीक्षा में प्रश्न के अनुसार उसका उत्तर भी दे सकते हैं। अभी तक बात की थी हमने कि अपरदन के बारे में, उसका अर्थ क्या है, किसे कहते हैं। अब अपरदनकारी शक्तियां क्यों, जैसे मैंने कहा था कि जो अक्षय से पदार्थ पैदा हुए हैं उनको मूवमेंट करने के लिए किसी मीडिया की जरूरत तो होगी, किसी माध्यम की तो जरूरत होगी। तो माध्यम क्या हो सकते हैं, कण खुद तो अपने आप चले नहीं जाएंगे, तो माध्यम है नदियां या बहता हुआ जल है। नदियां क्या होती हैं, जब बारिश का जल ढाल के अनुरूप गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होता है तो हम उसे नदी कहते हैं। नदी जब अपनी घाटी से समुद्र की ओर जाती है तो ग्रेडेड करती है, अपनी घाटी को संतुलित करती है और उस दौरान वो विभिन्न प्रकार के अपरदन और निक्षेपण के कार्य करती है। उनके बारे में हम एक पृथक से वीडियो लेक्चर में, पृथक से एक लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। बल्कि हम इन सभी अपरदन कार्यों, नदी या बहता जल है, हिमानी है, समुद्री तरंगे हैं, पवन है, भूमिगत जल है, इनकी प्रक्रिया किस तरीके से होती है और उनसे कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आज के हमारे लेक्चर का अगर मैं आपसे पूछूं कि सारांश क्या है, तो मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप लोग कहेंगे कि आज हमें अक्षय एवं अपरदन दोनों की परिभाषा, दोनों में अंतर, उनको प्रभावित करने वाले कारक और अपरदन की प्रक्रिया में शामिल जो विभिन्न अपरदनकारी शक्तियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब हम बात करें कि लर्निंग आउटकम क्या है, कि आप को जो मैंने लेक्चर में बताया है या हमने जो डिस्कस किया है उसका आउटकम क्या है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ कोई न कोई अक्षय और अपरदन की शक्तियाँ क्रियाशील होंगी, चाहे वो समुद्र तट हो, चाहे पहाड़ी एरिया हो, चाहे रेगिस्तान हो। तो आप वहाँ देखिए कि कौन सी शक्ति यहाँ क्रियाशील है और कौन से स्थल रूप यहाँ निर्मित हो रहे हैं, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से ही दोनों में अंतर कर पाएंगे। अब ये है कि जब आप ये पूरा लेक्चर देखें तो इसके अंत में आप ये अपने आप का सेल्फ असेसमेंट करें कि इस लेक्चर को सुनने और देखने के बाद क्या आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई है या क्या आप चीज़ों में अंतर करना सीख पाए हैं जो डेनुडेशन से संबंधित है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, एक्सफोलिएशन इज कॉमन इन, ये मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि ताकि जो हमारे हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो सुन हिंदी में सकें क्वेश्चन और इंग्लिश में पढ़ सकें, तो दोनों तरीके से उनके लिए ये फायदेमंद हो। एक्सफोलिएशन किस क्षेत्र में बहुत कॉमन होता है, इसको हिंदी में अबदलन बोलते हैं। लेक्चर में ये चीज़ नहीं आई थी, अबदलन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रॉक है उसकी अलग अलग लेयर प्याज की तरह हटती जाती हैं। और ये मैंने इसलिए पूछा है कि ताकि आप ये देखें कि
आपने जो सीखा डायरेक्ट अगर मैं वही क्वेश्चन पूछ देता तो शायद आपकी मेंटल एक्सरसाइज नहीं होती। अब आप ये देखिए कि परत के छिलके अलग-अलग उतर रहे हैं तो मान के चलिए कि ये कुछ न कुछ डिफरेंशियल हो रहा है और इसमें डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग हो रही है। तो ये कहाँ आपको मैंने बताया था, ये उन्हीं एरिया में होगा जहाँ तापांतर बहुत ज़्यादा और जो आपको ऑप्शन दिए उनमें सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ होगा, डेजर्ट एरिया में। तो आप में अगर आपने लेक्चर ढंग से सुना है तो इस प्रश्न का उत्तर आप निश्चित देंगे। ये मैंने इसीलिए दिया है कि आप पढ़ें और फिर पढ़ के एनालाइज करें तब कोई आंसर दें। अब सेकंड क्वेश्चन है कि सीक्वेंस बताइए आप। तो आपको बताया मैंने, पहले चट्टानें अपने स्थान पे टूटती हैं यानी वेदरिंग, फिर मूवमेंट करती हैं यानी इरोजन और फिर उसके बाद होता है उनका टूट गई और फिर परिवहन होता है। तो ये तीन चीजें होगी, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा कि पहले अक्षय हुआ, फिर अपर्दन और फिर परिवहन। अब ये कुछ शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इनको आप देखिए। इस लेक्चर से इन प्रश्नों के उत्तर निकालने का प्रयास कीजिए और कोशिश करिए कि 50 या 100 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखें। इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना हो तो आप मुझसे दिए गए ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं ताकि हम इस बारे में और भी चर्चा कर सकें और आपके कोई संशय हैं उनका निवारण किया जा सके। धन्यवाद।